हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लालचंद पटेल आज आप लोगों को विज्ञान विषय का जो दूसरा अध्याय था वो था अम्ल, क्षार और लवण। क्षार तथा लवण इस विषय हम लोगों ने पढ़ा। इसके संदर्भ में हम लोगों ने अम्ल और क्षार के टेस्ट करने के, परीक्षण करने के तरीके देखे थे और साथ ही साथ इनके रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इनका उपयोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है या दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने इसकी तीव्रता के विषय में कुछ पदार्थों को देखा था जो अम्ल और क्षार होते हैं तथा इनके रासायनिक क्रियाओं के विषय में अध्ययन किया था। इनको कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन क्षार है, इस विषय में हम लोगों ने देखा। आज इससे आगे इनके मानवीय उपयोग या जैविक उपयोग, जंतुओं द्वारा उपयोग किस तरह किया जाता है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो अम्ल बेसिकली हम लोगों ने देखा है, अम्ल का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में तमाम महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है या जो जैविक क्रियाएं हैं, जो जीव जंतु हैं, वो कुछ निश्चित अम्लता के बीच काम करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अम्लता और क्षारता नापने के लिए स्केल की बात की थी और वो स्केल क्या था? पीएच स्केल। और पीएच स्केल का मान 0 से लेकर के 14 तक, यहां पर मध्य में होता था। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो पदार्थ उदासीन। उदासीन का मतलब कि न वो अम्ल होता है और न क्षार होता है। लेकिन अगर उस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है और 7 से कम है तो वो अम्ल होगा और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षार होगा। ये पीएच स्केल पर हम पदार्थों की अम्लता और क्षारकता के गुण को पहचानते हैं या नापते हैं। जैसे कि पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू किसी पदार्थ की 7 से पहले या 7 से कम या 7 से अधिक आती है, उसी आधार पर हम तय कर लेते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। और इसकी प्रबलता 0 से 14 की तरफ बढ़ते बढ़ते अम्ल से क्षार की तरफ बढ़ती है। 0 पर सबसे प्रबल अम्ल मिलता है। जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू 0 होगी वो प्रबल अम्ल होगा और धीरे धीरे इसकी पीएच वैल्यू बढ़ते बढ़ते 14 तक की जाएगी, वो प्रबल क्षार होगा। तो जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं वो बड़े पीएच रेंज में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। वो छोटे छोटे पीएच रेंज में मतलब रेंजों में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अम्लता क्षारकता का थोड़ा सा डिफरेंस हो तो उस स्थिति में वो जीवित रह सकते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 इस पीएच मान के बीच आसानी से जी। इसके 92 पीएच वैल्यू जाती है पदार्थ की तो उसे जीने में समस्याएं उत्पन्न। अगर इससे कम हो रही है तब भी, इससे ज्यादा हो रही है तब भी, तो सामान्य रूप से जो जीवन मनुष्य के जीवन यापन के या जीवित रहने के लिए जो पीएच वैल्यू है वो 7.0 से 7.8 के बीच होनी। अगर इससे कम है, मतलब 7 से कम है तब भी और 7 से ज्यादा है तब भी, ऐसा 7.8 से ज्यादा है तब भी, दोनों ही स्थितियों में जीने के लिए हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न होती। तो ये था कि
मानव या जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए पीएच वैल्यू इसके मध्य होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है। उस स्थिति में क्या होती है, तो जल के बरसात होती है, पानी बरसता है, उसमें क्या होता है कि वायुमंडल में तमाम तरह की गैसें, उसमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं। तो अगर जिस भी जल का जब बरसात हो रही है उस जल का अगर पीएच मान 5.6 से कम या इसके बराबर होता है तो हम लोग इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है तो हम लोग उस जल को अम्लीय वर्षा कहते हैं या उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो क्षार हमारे तमाम तरह के दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे जब हम लोग भोजन करते हैं तो आमाशय में वहां जाकर के हमें एक एसिड साबित होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम भोजन करते हैं हमारे पाचन क्रिया में आंत में जब भोजन जाता है तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके साथ हमारा भोजन मिल करके अम्लीय हो जाता है तथा इसमें तमाम तरह के जो जीवाणु होते हैं वो। तो ये अम्ल हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं और कभी हानिकारक भी हो सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं HCl, ये HCl हमारे आंत में पाया जाता है, जिसमें कि भोजन जब हम करते हैं तो वो घुल करके उसमें जो उसके जीवाणु होते हैं अंदर के जीवाणु को नष्ट कर देता है। और यही कारण है कि जब HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे गले में जलन या जो है डकार आती है तो जलन होती है, जिसे कच्ची डकार कहते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, इस HCl की जो सांद्रता या तीव्रता इसे कम करने के लिए कुछ ऐसा पदार्थ खा लेते हैं, ऐसा पदार्थ खाया जाता है जिससे कि इस HCl की सांद्रता कम हो जाए। मतलब अम्ल की तीव्रता और ये कम कब होगी, इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था कि जैसे ही अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो लवण बना लेते हैं, उदासीन। तो यहाँ पर अगर अम्लता ज्यादा है तो हमें कोई क्षारीय चीज खाना चाहिए और क्षारीय चीज खाना पड़ेगा। उस स्थिति में इस अम्ल की अम्लता को कम करने के लिए जो भी पदार्थ खाया जाता है उसे कहते हैं एंटी एसिड अम्ल, इस चीज को खाने से ये एक पदार्थ का नहीं है, मतलब पदार्थों का समूह में जो भी पदार्थ या जो भी क्षार HCl की तीव्रता को कम करने के लिए खाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटी एसिड। और ये होता है जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा भी आप कह सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी कहते हैं। मैग्नीशियम मिल्क कहते हैं।
या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा या और इस तरह की जो चीजें आप लेते हैं खाते हैं, जिसकी सहायता से कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लता कम हो जाती है, मतलब जो आपको गले में जलन हो रही थी वो समाप्त हो जाती है। तो इन सभी पदार्थों के संयुक्त नाम को हम लोग कहते हैं एंटीएसिड। तो ये आपकी जो गले में जलन है इसको समाप्त करने के लिए एंटीएसिड पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और वो कुछ नहीं हो, वो वीक बेस होते हैं, मतलब कमजोर क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। उन दुर्बल क्षारों को हम लोग ग्रहण करते हैं जो कि हानिकारक नहीं होते। तो इस तरह ये हम दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं और तमाम तरह के जानवर भी इन अम्लों का उपयोग करते हैं, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी, बर्ड, चींटी, और जो भी है नेटर वाली चीजें होती हैं, जैसे बिच्छू, जिनके के आड़े होते हैं, जो कि बिच्छू होते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो एक तरह के उनके अंदर एसिड होता है, जिस एसिड को जब वे छोड़ती हैं किसी भी दूसरे जंतु के ऊपर तो वहां पर आपको जलन। तो ये जंतु भी हम लोग का उपयोग करते हैं अपने जीवन जीने के लिए। तो तमाम तरह के ये जैसे मधुमक्खी, बर्ड, चींटी, ये अपनी सुरक्षा के लिए इन हम लोग का उपयोग करती हैं, जिसकी सहायता से जैसे भी ये किसी भी दूसरे जानवर के शरीर पर, त्वचा के अंदर डालती है तो वहां पर बहुत जलन उत्पन्न होने लगती है। तो ये जंतु भी हम लोग का उपयोग करके अपने जीवन में तमाम सहूलियतें प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग जो उपयोग करते हैं बेसों का, और बेस की सहायता से या क्षार को हम लोग सहायता से तमाम तरह के औद्योगिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे साबुन, अपमार्जक आदि। साबुन, अपमार्जक आदि का उपयोग हम लोग बेस की सहायता से, क्षार की सहायता से साबुन का निर्माण करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रबल बेस है जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। ये कास्टिक सोडा, इसकी उपयोग करके आप वसा के साथ क्रिया कराकर हम लोग साबुन या अपमार्जक का निर्माण करते हैं। तो क्षार का उपयोग हम लोग तमाम तरह के औद्योगिक चीजों के उपयोग में निर्माण करते हैं। इससे पहले ये जरूरी है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कैसे करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन हम लोग करते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड का जल, सोडियम क्लोराइड के विलयन जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है।
निर्माण के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड विलयन का उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया होता है NaCl2 और यह है एक्वियस जलीय प्लस 2H2O फिर 2NaOH एक्वियस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। जैसे ही हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन का विद्युत अवशोषण करते हैं, वहां से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसके लिए हम लोग एक बड़ा कंटेनर लेंगे, यहाँ क्या करते हैं कि NaCl जैसे NaOH यहाँ पर जो विलयन होता है, इसमें से इस तरफ Cl और OH हाइड्रोजन और इस एनोड पर Na प्लस H और यहाँ से Cl2 गैस निकलती है और यहाँ से हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड का विलयन होते हैं, इसमें दो एनोड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक आयनोड और एक पॉजिटिव। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर एक तत्व उत्पन्न होते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम Na+Cl- 2 और जो जल है वो H और OH हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होते हैं, तब पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। क्लोरीन के आयन होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होकर क्लोरीन के अणु Cl2 बनाते हैं, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन आयन एनोड पर इकट्ठा होकर के ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जो कि दूसरे नेगेटिव वाले आयन होते हैं। और बचता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण करते हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इधर दूसरी तरफ से इधर से हम दूसरी तरफ, पहली तरफ से सोडियम क्लोराइड के विलयन में
जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं, लिपोजाइजेशन करते हैं, इसमें से क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें विलयन प्राप्त होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? जल की शुद्धता के लिए। CF3 बनाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रोगाणुनाशक के लिए, रोगाणुनाशक के लिए। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में, एक मार्ग के रूप में, खाद बनाने में, जो अमोनिया के निर्माण के लिए उपयोग किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में, साबुन बनाने में, साबुन या अपमार्जक बनाने में, ग्रीज या कई कई चीजें हैं उनको हटाने में, रिमूव करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और कागज नीचे तो ये क्षार है, इन क्षार का उपयोग हम लोग इस तरह करते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके बनाने के लिए हम लोगों ने देखा कि सोडियम क्लोराइड की सहायता से, मतलब नमक की सहायता से और जल की सहायता से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, और जिसमें दो चीजें और मिलती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये दोनों उत्पाद बाई उत्पाद जो इसके संगत उत्पाद हैं जो मिलते हैं, ये दोनों उत्पाद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका उपयोग भी हम लोग तमाम में करते हैं। जैसे क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धता के लिए, CF3 के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, इन लोगों को हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो ईंधन के रूप में, एक मार्जिन के रूप में, खाद बनाने में, जिसमें खाद के बनाने के रूप में जो अमोनिया क्या करता है, तो अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग। तीसरा जो मुख्य प्रोडक्ट है, उत्पाद है हमारा, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्ट कहते हैं। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए या साबुन मार्जन बनाने के लिए, जो ग्रीस या तेल या लगे होते हैं उनको हटाने में, या कागज उद्योग में हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं इसके अम्ल और क्षार। इसके बाद अभी और इसके कुछ उपयोग बचेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक प्राप्त कराने के लिए टीच में ऐप और क्लास आईडी से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब पे आप जा करके सब्सक्राइब करते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे आगे देखेंगे। थैंक यू।